नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। मैं हूं आपके साथ रौमिता रीनू। वक्फ बिल को लेकर बिहार की सियासत पहले से ही गरमाई थी, लेकिन अब सीएम फेस को लेकर तेजस्वी के बयान के बाद और पारा चढ़ गया। आपको बता दें, तेजस्वी के बयान को लेकर जदयू का साफ मानना है कि अब तेजस्वी प्रेशर पॉलिटिक्स करने लगे हैं। जदयू एमएलसी खालिद अनवर की माने तो तेजस्वी यादव को पता है कि वे कभी सीएम नहीं बन सकते हैं और उन्हें लगता है कि कांग्रेस के कुछ नेता उन्हें पसंद नहीं करते हैं। ऐसे में तेजस्वी कांग्रेस के साथ गठबंधन खोना नहीं चाहती है। तो वहीं भाजपा की माने तो तेजस्वी लालू के कई उत्तराधिकारियों में से एक हो सकते हैं, लेकिन इंडी गठबंधन के बीच बिखराव है। न इंडी गठबंधन में कोई नीति है, न कोई नेता है और ना ही आपसी तालमेल है। भाजपा के प्रवक्ता दानिश इकबाल ने चुटकी लेते हुए कहा कि फिलहाल बिहार में सीएम की कोई वैकेंसी नहीं है, जबकि इन सब बयानों से इधर राजद तेजस्वी के बयान के मायने बताकर आपको बताते चले ड्रेमेज कंट्रोल करने में जुट गई है और बयान को तोड़ मोड़ कर पेश करने का आरोप लगा रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी यहाँ राष्ट्रीय जनता दल की एक पिछलग्गू पार्टी, उसका अपना कोई वजूद नहीं है और कांग्रेस पार्टी राजद के गुनाहों को अपने कांधे पर ढो रही है। जो करप्शन के गुनाह हैं, जो बिहार को लूटा है उसके गुनाह हैं। तो मुझे लगता है कि न तो तेजस्वी यादव कभी मुख्यमंत्री बन पाएंगे और न ही कांग्रेस पार्टी का कुछ यहाँ होना जाना है। तो उसी तरह से तेजस्वी यादव मात्र उत्तराधिकारी भर है। और जहां तक सवाल है इंडी गठबंधन के अंदर, देखो आप, इंडी गठबंधन जो है पूरी तौर से एक अलगाववाद का और एक बिखराव का जमावड़ा है। इन लोग सब एक साथ आए थे कि किसी प्रकार से नरेंद्र मोदी जी को रोका जाए, किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को हराया जाए, लेकिन इनके बीच में ना परस्पर कोई संवाद है, ना किसी प्रकार की समीक्षा है, ना किसी प्रकार का कार्यक्रम है। नीति तो है ही नहीं है, नेतृत्व है ही नहीं है, नेता है ही नहीं है। तो ये लोग जो है, आप देखो जो विधानसभा के चुनाव हुए सब एक दूसरे के खिलाफ इन्होंने चुनाव लड़ा। राहुल गांधी जब पटना आते हैं उससे कुछ दिनों पहले इनके जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं राजेश राम, इनके पार्टी के नेता कहते हैं कि राजेश राम कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार बिहार में होने चाहिए। तो पहले ये आपस में तय करें कि इनका जो अलायंस है, इस अलायंस के बीच में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार किसके पास रहेगा, तेजस्वी यादव की आरजेडी के पास रहेगा या राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी के पास रहेगा। और वैसे भी बिहार के अंदर चीफ मिनिस्टर पोस्ट को लेकर के, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को लेकर के कोई वैकेंसीज नहीं है। और तेजस्वी जी ने उसी संदर्भों की चर्चा की है और उस संदर्भों को अगर किसी तरह से तोड़ मड़ोड़ के प्रस्तुत किया जा रहा है तो ये अलग मामला है। लेकिन भाई, कोई कहने की नौबत नहीं है। वो अपने लोगों को अपील कर रहे थे कि आपका जो विश्वास और समर्थन हमारे नेतृत्व पर है, हम आपके विश्वास को कमजोर नहीं होने देंगे, हम आपके विश्वास के साथ खड़े रहेंगे। और वो हमेशा ये बात कहते रहे हैं कि तेजस्वी उम्र का कच्चा है लेकिन अपने वचन का पक्का है। ये तो हर जगह बोलते हैं, कहाँ नया बात। भाई देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, जो महागठबंधन है, कांग्रेस ने भी फैसला लिया है कि एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी जी, भाई कहीं कोई मामला नहीं है। कांग्रेस का कार्यक्रम चल रहा है, कांग्रेस के कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के नेता आ रहे हैं और राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। और राहुल गांधी जी जब भी बिहार आते हैं, आपको पता है कि लालू जी से, तेजस्वी जी से, श्रीमती राबड़ी देवी जी से मिलने का काम किया है। और स्पष्ट रूप से उनके जो सीएलपी के लीडर हैं, उन्होंने भी कहा है कि नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से तेजस्वी जी कार्य कर रहे हैं और हम लोग उनके नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं। कहाँ इस तरह का सवाल खड़ा किया जा रहा है? इस तरह के सवाल का कोई मतलब ही नहीं है। वक्फ बिल बिहार में सियासी राज जारी है। आरजेडी नेता बीजेपी और जदयू पर हमलावर है। आपको बताते चले, लगातार नीतीश कुमार और चिराग पासवान जैसे बीजेपी के सहयोगियों को निशाना बनाया जा रहा है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बीजेपी प्रवक्ता दानिश इकबाल न्यूज बाइस्कोप से बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि कौन से लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं। देखिए, वक्फ बिल को लेकर के जो है बिहार में सियासत अभी भी हो रही है। कहा यह जा रहा है विपक्ष के द्वारा जो जबरदस्ती लागू किया गया, मुसलमानों पर थोपा गया है। इसे हमारे साथ दानिश इकबाल जी है, जो मीडिया प्रभारी है, मीडिया इंचार्ज हैं, बीजेपी में जुड़ेंगे, जानेंगे। दानिश जी, जो बातें सामने आ रही है, अगर समझना, आप लोग कह रहे हैं जो भाई उस दिन राज्यपाल जी भी आए हुए थे, तमाम लोग ये कह रहे हैं जो महावीर मंदिर ऐसा जगह है जहाँ से कई अस्पताल सब कुछ संचालित होता है, लेकिन वक्त की इतनी सारी प्रॉपर्टी थी बिहार में, कहीं कुछ संचालित नहीं हो रहा। लेकिन अभी भी लोग ये कह रहे हैं जो कहीं न कहीं थोपा गया है, तो कैसे देखते हैं इसे?
नहीं, देखिए बहुत ही क्रिस्टल है पूरा जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो था, पूरी तरह से क्रिस्टल साफ है। वक्फ बोर्ड का निर्माण जो है वो सामाजिक और आर्थिक पारदर्शिता लाने के लिए किया गया था। और वक्फ बोर्ड का निर्माण क्यों किया गया? हमारे जो बुजुर्ग थे, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने अपनी जो धनवान लोग थे जिनके पास संपत्तियां थी, उन्होंने अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा पवित्र दान किया। तो पवित्र दान जब किया तो उसको संचालित करने के लिए, उसको चैनलाइज करने के लिए कोई एक बॉडी का निर्माण होना चाहिए। और बड़ी संख्या में जो संपत्तियां आई पूरे देश भर से, अमूमन जो उसकी 9,60,000 एकड़ मापी गई, इतनी बड़ी संपत्ति कि देश के अंदर रेलवे और आर्मी के बाद सबसे बड़ी संपत्ति। और इतनी बड़ी संपत्ति को चैनलाइज करने के लिए नेहरू सरकार ने 1955 में वक्फ बोर्ड का निर्माण किया। वक्फ बोर्ड के निर्माण के बाद फिर उसके अंदर 1995 में अमेंडमेंट हुआ, फिर 2015 के अंदर 2013 के अंदर जो है उसके अंदर अमेंडमेंट किया गया। और वो जो अमेंडमेंट था वो पूरी तरह से तुष्टीकरण पर आधारित था। पूरी शक्तियां जो है तुष्टीकरण के माध्यम से वक्फ बोर्ड को दे दिया गया कि वक्फ बोर्ड जो है किसी की भी संपत्ति को अपनी संपत्ति बना सके, और वो फिर जो व्यक्ति है वो आगे कानूनी कार्रवाई भी नहीं कर सकता है। और जो वक्फ बोर्ड की जो संरक्षित संपत्ति है जो पहले से है, वो वक्फ बोर्ड के जो लोग संचालन करता थे, उन्होंने लगातार जो है भूमाफियाओं को, कॉर्पोरेट्स को, बड़ी कंपनीज को बेचना चालू कर दिया। और उसका एक फायदा भी इस देश के जो पसमानदा मुसलमान, गरीब मुसलमान, अनाथ बच्चे, विधवा महिलाएं, उन तक नहीं पहुंच पाया, जिसके कारण नरेंद्र मोदी सरकार को 2025 के अंदर जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल लाना पड़ा और सदन के अंदर पास कराना पड़ा, ताकि वक्फ बोर्ड का पूरा पैसा, और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देखिए, 2007 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है, उसमें सच्चर कमेटी कहती है कि जिस संस्था के पास 9,60,000 एकड़ जमीन हो और उसकी जो सालाना आय है मात्र 100 करोड़ रुपया, सच्चर कमेटी ने माना कि कम से कम 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की आय होनी चाहिए। और मैं मानता हूं 2025 में 20,000 से भी बढ़कर उस संपत्ति की आय होनी चाहिए। अब जब ये कानून बना है, अब इसके बाद एक सशक्त वक्फ बोर्ड का निर्माण होगा, और जिसके माध्यम से जो भी सालाना आय होगा उसकी पूरी डिजिटलाइजेशन के तौर पर जो है उसका रख रखाव, उसकी अकाउंटेबिलिटी, उसकी पारदर्शिता आम जनता तक पहुंचेगी। लोग जान सकेंगे कि वक्फ बोर्ड के पास पैसा कहां से आ रहा है और उसका खर्च कहां पे हो रहा है। वक्फ बोर्ड के माध्यम से पूरे देश में 70 वर्षों में एक अस्पताल का निर्माण नहीं करा पाए आप, एक एजुकेशन सिस्टम को खड़ा नहीं कर पाए आप, एक अनाथ बच्चे के जीवन में बदलाव नहीं ला सके आप, एक विधवा बहन को जो है आपने जो है नया जीवन नहीं दे पाए आप। तो इसलिए अब इस पैसे के माध्यम से और इस कानून के माध्यम से जो मुस्लिम समाज में जो 75% जो पसमानदा समाज है, जो दलित पिछड़ा अति पिछड़ा समाज है, जिसके लिए पूर्वजों ने पवित्र दान किया था, अब सीधा फायदा पहली बार मोदी जी के द्वारा लाए गए कानून के माध्यम से होने जा रहा है। बहुत स्पष्ट है। और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो धारा 370 का विरोध कर रहे थे, ये ट्रिपल तलाक का विरोध कर रहे थे, क्योंकि ये चंद कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, कुछ मुस्लिम वोट के दलाल, कुछ वक्फ बोर्ड के पैसे को खाने वाले दलाल अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए, मुस्लिम समाज के पासमानदा और दलित लोगों को गुलाम बना के रखने के लिए, उनको ये लगता है कि अगर मुस्लिम समाज का दलित पासमानदा व्यक्ति तालीम हासिल कर लेगा, उनकी महिलाओं में जो है सजगता आ जाएगी, अवेयरनेस आ जाएगा, तो मजहब के नाम पे जो डर दिखाया गया था पासमानदा समाज को, वो अब खत्म हो जाएगा। और जब मजहब का डर खत्म हो जाएगा तो पासमानदा समाज उन मौलानाओं के, उन ऑर्गेनाइजेशन के, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के गुलाम बन करके नहीं रहेंगे। और जब गुलाम नहीं बनेंगे तो इनकी सत्ता खत्म हो जाएगी। और ये वही लोग हैं जो मुस्लिम समाज के गरीब बच्चे, पसमानदा बच्चे की फोटो भेज करके, फोटो लेकर के सऊदी अरब से जाके करोड़ों करोड़ों माल लेकर के आते हैं और अपना पेट भरते हैं। आप फोटो दिखाइएगा पसमानदा दलित गरीब बच्चों का, उनके नाम पे आप पैसे लेकर के आइएगा और अपने बच्चे को उस पैसे से अमेरिका, लंदन के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ाइएगा और बोलिएगा कि पसमानदा समाज का बच्चा आके मदरसा में पढ़े। तो ये अब इस देश के अंदर नहीं होने वाला है, क्योंकि ये वक्त नरेंद्र मोदी का है, ये वक्त नीतीश कुमार का है। और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी का ये कमिटमेंट है कि तुष्टीकरण के आधार पर नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय के आधार पर जो गरीब है, जो जरूरतमंद है, जो पसमानदा है, उसको मुख्य धारा में लाएंगे। और ये बिल उसका उदाहरण है कि पसमानदा समाज को उसका हक दिलाने के लिए। एक अंतिम सवाल, आखिर
वजह क्या है जो लोग चुप रहे, अभी भी चुप हैं, कुछ खुल के बोलते नहीं, चाहे वो जदयू की कई नेताओं की बात कर लें तो बच के निकल जाते? क्या ये मतलब आखिर मुसलमानों के लिए जो इतना अच्छा बिल है तो फिर लोग बोल क्यों नहीं रहे? दो चीज है। एक चीज है मजहब का जो अफीम है वो चटाया गया है, और अफीम का नशा इतनी जल्दी नहीं उतरेगा, आहिस्ता आहिस्ता ये नशा उतरेगा जरूर। मजहब का जो डर दिखाया गया, उसके जो अफीम का नशा है वो अभी आहिस्ता आहिस्ता उतरेगा। कुछ लोग अभी भी मजहब के डर में जी रहे हैं और खुलकर नहीं बोल रहे हैं। एक तो वो लोग हैं, और दूसरे वो लोग हैं जो इस वक्फ बोर्ड की दलाली में उन दलालों के साथ खड़े हैं, इस वक्फ बोर्ड के लूटने में उन लुटेरों के साथ खड़े हैं। इसलिए उनके भी चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं, क्योंकि ये मालूम है कि जिस दिन से इस वक्फ बोर्ड के जो नया वक्फ कानून बना है और एक सशक्त वक्फ बोर्ड का निर्माण होगा, किसी भी पार्टी के दल का व्यक्ति होगा, चाहे वो अध्यक्ष हो, मुतवल्ली हो, दर पर उसके हर एक परत को उजागर किया जाएगा। अगर उसने करप्शन किया है तो हर एक पैसे को वसूला जाएगा। ऐसा सशक्त जो है वक्फ बोर्ड का निर्माण बिहार में किया जाएगा और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। चलिए, दानिश इकबाल हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, क्या कुछ का वो भी आपने सिक्योरिटी के साथ अनसुझा गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री